हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम यहां पर बात करेंगे कॉमर्स के क्वेश्चंस की। आज के सारे क्वेश्चंस हमारे इंश्योरेंस से रिलेटेड हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। देखिए, यहाँ पर इंश्योरेंस से रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिससे आपको इंश्योरेंस की सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं। वेयर मोर देन वन फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी कि एक से ज़्यादा फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती हैं अपने रिस्कों को कवर करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्लॉक इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस, डबल इंश्योरेंस या फिर एवरेज इंश्योरेंस? बताइए। देखिए, कभी भी जब हम एक से ज़्यादा इंश्योरेंस लेते हैं तो उसको बोला जाता है डबल इंश्योरेंस। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। री इंश्योरेंस नहीं बोला जाएगा। री इंश्योरेंस का मतलब तो यहाँ पर ये हो गया, आपने जिस कंपनी से इंश्योरेंस कराया उस कंपनी ने फर्दर कंपनी से इंश्योरेंस कराया। यानी कि यहाँ पर क्या है, इंश्योरेंस कराने वाला पर्सन एक ही है लेकिन इंश्योर्ड कंपनी दो हो जाएंगी और जो एक इंश्योरेंस कंपनी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी की क्या होगी, कस्टमर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि कंपनी पर्सन एक है, कंपनियां बहुत सारी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है, यहाँ पे सबरोगेशन का जो प्रिंसिपल है वो कहाँ पे अप्लाई नहीं किया जाता है? लाइफ इंश्योरेंस में, फायर इंश्योरेंस में, डिपॉजिट या फिर बर्गलरी इंश्योरेंस में? बताइए। देखिए, यहाँ पे सबरोगेशन की बात करें तो सबरोगेशन का मतलब यहाँ पर ये होता है क्षतिपूर्ति का सहायक सिद्धांत। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो भी बीमाकर्ता होता है उसके बीमादार का जो भी क्षतिपूर्ति कर देता है तो बीमित विषय वस्तु से संबंध जितने भी अधिकार जो होते हैं वो बीमाकर्ता के पास हो जाते हैं, यानी कि नष्ट हुए माल पर बीमाकर्ता का अधिकार होगा। इस हम बात करें तो यहाँ पे सिर्फ ये लाइफ इंश्योरेंस पे अप्लाई नहीं किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द टर्म जो कॉजा प्रॉक्सिमा है, ये हमारा किस लॉस या फिर ये जो कॉजा प्रॉक्सिमा है वो हमारा कहाँ से अराइज होता है, किस नुकसान से अराइज होता है? नियरेस्ट प्लेस से, असर्टेन सोर्स से, कॉस्ट इंश्योर्ड अगेंस्ट या फिर अनफोर्सिन फोर्सेस से? बताइए। देखिए, कॉज़ा प्रॉक्सिमा की यहाँ पे बात की जा रही है जिसको यहाँ पर हम बोलते हैं एक तरह से आसन्न कारण कहा जाएगा। अगर इसकी हम बात करें तो जो सामान्यतः जो बीमा अनुबंधन के जितने भी रिस्क होते हैं वो हमारे इंश्योरेंस के विरुद्ध होते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम बीमित वस्तु क्षतिग्रस्त होती है तो ऐसे सबसे निकटतम कारण निश्चित करना होता है यदि उसका बीमा करवाया गया हो तो। यानी कि हमें यहाँ पे कॉज़ा प्रॉक्सिमा में सबसे पहले ये देखना होगा कि अगर लॉस होता है तो किन किन कारण से हो सकता है। जैसे कि फायर है, फायर का सबसे बड़ा लॉस क्या होगा, सबसे बड़ा कारण क्या होगा कि फायर लगी है? सबसे पहले ये देखेंगे कोई कहीं से स्पार्किंग तो नहीं हुई है। ठीक है, और अगर किसी भी तरह से हम कार इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या होगा कार इंश्योरेंस का, कि एक्सीडेंट सबसे बड़ा कारण है। एक्सीडेंट से ही कार आपकी खराब होगी सबसे पहले। ठीक है, तो नियरेस्ट प्लेस देखे जाते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट प्रेजेंट इन फायर इंश्योरेंस, यानी कि फायर इंश्योरेंस के अंतर्गत कौन कौन से यहाँ पे एलिमेंट्स हैं या तत्व हैं वो यहाँ पे नहीं होंगे? सबरोगेशन का, इन्वेस्टमेंट, कंसिडरेशन या फिर इंडैम्निटी? देखिए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा फायर इंश्योरेंस की बात करें तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट किस में होता है, हमारे लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड होता है इन्वेस्टमेंट। जबकि सबरोगेशन की बात करें तो सबरोगेशन होगा। कंसिडरेशन बिना इंश्योरेंस के तो कंसिडरेशन वो बिना कंसिडरेशन के तो इंश्योरेंस है ही नहीं, कंसिडरेशन तो होगा, इंडैम्निटी भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि इन्वेस्टमेंट हमारा फायर इंश्योरेंस से रिलेटेड नहीं है, ये हमारा लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड है। ठीक है, अब आपको बताना है ऐसा एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस जो होता है वो किस तरह का इंश्योरेंस होता है? लायबिलिटी, प्रॉपर्टी, गारंटी या फिर सोशल? देखिए, जब भी हम माल का एक्सपोर्ट करते हैं तो हम किस पर्पज से करते हैं?
जिससे कि हमारा एक्सपोर्ट किया हुआ माल एक्सपोर्ट हो जाए अच्छे से, यानी कि एक तरह से क्या हो गया, एक गारंटी हो गया। ठीक है, तो गारंटी इंश्योरेंस यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप गारंटी तो चाहोगे कि हाँ आपका जो माल है सही सलामत जहाँ भी जाना है वहाँ चला जाए। ठीक है, तो गारंटी रखोगे आप, जिससे कि रास्ते में अगर किसी भी तरह का लॉस हो तो वो आपको बियर ना करना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट है री इंश्योरेंस इम्प्लाइज। अब री इंश्योरेंस क्या इम्प्लाई करता है? ओनली डबल इंश्योरेंस, वन इंश्योरेंस पॉलिसी, द ओनर गेटिंग हिज गुड्स इंश्योर्ड फ्रॉम मोर देन वन इंश्योरेंस पॉलिसी, या फिर इंश्योरेंस कंपनी अफेक्टिंग इंश्योरेंस फ्रॉम अदर इंश्योरेंस कंपनी। बताइए, मैंने आपको ये स्टार्टिंग में ही बता दिया था। देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी। इसमें जो भी अफेक्टिंग इंश्योरेंस कंपनी है वो अदर इंश्योरेंस कंपनी से भी उसको इंश्योर्ड करा लेते हैं, जिससे कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, मान लीजिए ए है और एक्स कंपनी है। ए ने एक्स से इंश्योरेंस कराया, लेकिन एक्स को लगता है कि ये लॉस होगा ही होगा, यानी कि उसको पेमेंट करना ही होगा, तो वो क्या करती है, खुद को भी सिक्योर करने के लिए एक अदर वाई कंपनी से भी इंश्योरेंस करा लेती है। तो इंश्योर्ड कंपनी दो हो गई, लेकिन इसके लिए सिर्फ यही है, इसको इस वाई कंपनी से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ अगर कोई भी तरह का लॉस होता है तो ये सिर्फ एक्स से लेगी, और एक्स यहाँ पर खुद को सिक्योर कर लेगी, क्योंकि एक्स किससे लेगी, वाई से। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक्स अपने लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, अपने ऊपर बर्डन ना आए इसके लिए वाई से इंश्योर्ड करा लेती है। यहाँ पे एक्स कंपनी को भी प्रीमियम वाई कंपनी को देना होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा री इंश्योरेंस, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है इंश्योरेंस। अगर कभी फ्री टाइम हो आपके पास एग्ज़ाम के बाद तो आप ज़रूर पढ़िएगा इंश्योरेंस को। इंश्योरेंस इनकम टैक्स ये बहुत अच्छे सब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इंडैमनिटी डज नॉट अप्लाई टू। अब जो इंडैमनिटी का जो प्रिंसिपल है वो कहाँ अप्लाई नहीं होता? लाइफ इंश्योरेंस में, फायर में, मरीन में, या फिर थेफ्ट इंश्योरेंस में। देखिए यहाँ पर लाइफ राइट आंसर हो जाएगा ये, लाइफ इंश्योरेंस। अब इंडैमनिटी का क्यों अप्लाई? तो देखिए इंडैमनिटी का मतलब होता है कोई भी लॉस हो रहा है तो आपने उस लॉस को बचाने के लिए क्या किया, या फिर आपका कितना माल उसमें से बचा। अब लाइफ इंश्योरेंस तो लाइफ तो एक ही होती है, ऐसा तो नहीं है आपने आधी लाइफ बचा ली या आपने 10% लाइफ बचा ली, लाइफ तो पूरी चली गई। ठीक है, जबकि फायर में क्या हो सकता है, कहीं पे आग लगी तो ऐसा हो सकता है कि आपने ऑफिस का कुछ फर्नीचर बचा लिया। ठीक है, मरीन में क्या है, आपने शिप के कुछ पार्ट्स बचा लिए। थेफ्ट इंश्योरेंस में क्या है, कुछ चीज़ थेफ्ट होने से रह गई। तो इसमें क्या है, कुछ माल अभी भी आपके पास बचा है, लेकिन लाइफ में तो आपके पास कुछ भी नहीं बच सकता है ना, आप कोशिश कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ बच जाए। ठीक है, तो लाइफ में क्या है, पूरी ही लाइफ आपकी जाएगी, इसलिए यहाँ पे इंडैमनिटी का जो प्रिंसिपल है वो लाइफ इंश्योरेंस पे अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट बताना है आपको, जो भी इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वन पार्टी का कंसिडरेशन जहाँ पर होता है तो वहाँ पे इंडैमनिटी अनदर अगेंस्ट अ पॉसिबल लॉस दिस इज नॉट अप्लाई ड्यू टू। देखिए क्वेश्चन को ठीक से समझिए, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो इंश्योरेंस है वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें जो एक पक्ष होता है वो कुछ कंसिडरेशन के साथ दूसरे पक्ष को संभावित जो भी लॉस हो रहे हैं उसकी क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है। ये किस पे लागू होता है? फायर, मरीन, लाइफ या फिर एक्सीडेंट। अप्लाई नहीं होता है, नॉट है। क्या होगा? सी, क्योंकि अभी मैंने बताया है यहाँ पे भी इंडैमनिटी का लागू हुआ, क्योंकि लाइफ को नहीं बचाया जा सकता। अब लाइफ जिसकी जाने है वो जाएगी। ठीक है, हम लाइफ इंश्योरेंस नहीं, हेल्थ होती तब भी हम एक बार को बोल सकते थे, लेकिन ये लाइफ इंश्योरेंस है, इसको ये तो जानी है। फायर में हम कुछ बचा सकते हैं, मरीन में हम कुछ बचा सकते हैं, एक्सीडेंट में हम बचा सकते हैं, लेकिन लाइफ में हम नहीं बचा सकते। तो इसमें इंडैमनिटी का जो प्रिंसिपल है, या हम कोशिश करें कि कम से कम लॉस हो, तो लाइफ में कम से कम लॉस क्या होगा? ऐसा तो है नहीं 80% लाइफ बच गई, 20% लाइफ बच गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जाएगी लाइफ तो पूरी जाएगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंश्योरेबल इंटरेस्ट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इन केस, इन द केस ऑफ, यानी कि जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो मनी में मेजर नहीं किया जा सकता। किस केस में? लाइफ, सॉरी, फायर इंश्योरेंस, मरीन, लाइफ या क्रॉप। बताइए।
देखिए, आप लाइफ में क्या नाप सकते हो कि किसी पर्सन की लाइफ कितनी है? 50 लाख की इसकी लाइफ या 2 लाख की लाइफ है? नहीं नाप सकते। आप फायर में नाप सकते हो कि फायर इंश्योरेंस में अच्छा इतना एरिया है, इतना माल आपका पहले से ही वहाँ पर लगा हुआ है, तो आपकी लाइफ वो आपका फायर जो इंश्योरेंस है वो इतने का होगा। मरीन में आप नाप सकते हो शिप की प्राइस एंड अदर इक्विपमेंट्स की प्राइस देखकर। क्रॉप में आप देख सकते हो, लेकिन लाइफ में आप कैसे नापोगे? क्योंकि अब यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि आप किसी की लाइफ या किसी की बॉडी को इस तरह से मेजर कर सकते हैं कि हाँ आपका ये पार्ट इतने लाख का है या इतने हजार का है। आप ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अब जो सरेंडर वैल्यू है वो हमारी किससे रिलेटेड होती है? मरीन इंश्योरेंस से, जनरल इंश्योरेंस से, लाइफ इंश्योरेंस से या फिर फायर इंश्योरेंस से? देखिए, यहाँ पर हम बात करें तो सरेंडर वैल्यू भी हमारी लाइफ से रिलेटेड है। सरेंडर वैल्यू वो वैल्यू होती है जब जो भी इंश्योर्ड पर्सन है वो ये सरेंडर कर दे कि हाँ वो इसका प्रीमियम नहीं पे कर सकता, तो उसको हम बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है, इट इज़ नेसेसरी टू शो करेक्ट डेट ऑफ बर्थ इन लाइफ इंश्योरेंस प्रपोजल अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग। यानी कि हमें ये बताना है जो भी हमारा लाइफ इंश्योरेंस प्रपोजल है वो हमारा सही जन्मतिथि दिखाना उसमें क्या जरूरी है? इंडैम्निटी के लिए, इंश्योरेबल इंटरेस्ट के लिए, सब्रोगेशन के लिए, एटमोस्ट गुड फेथ के लिए? बताइए क्यों? देखिए, यहाँ पर बात करें तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अटमोस्ट गुड फेट का कारण है। अटमोस्ट गुड फेट का मतलब होता है कि आपके पास जो भी फैक्ट्स हैं, आपके पास या कंपनी के पास, दोनों ही पार्टी को जो भी फैक्ट्स हैं वो डिस्क्लोज़ करने हैं। अगर आप सही डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे तो ये हो सकता है कि जब आपका टाइम आए क्लेम करने का, तब आपका वो प्रपोज़ल कैंसल कर दिया जाए, सिर्फ़ ये कहकर कि हाँ, आपने हमें स्टार्टिंग में सही तरह से सारे फैक्ट डिस्क्लोज नहीं किए थे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ये कहा जाता है कि जो भी रियल फैक्ट है, या जैसे आप अपने हेल्थ का कोई इंश्योरेंस करा रहे हैं तो आपको अपने हेल्थ से रिलेटेड सारी बीमारी, हर बीमारी चाहे वो छोटी हो या बड़ी, आपको हर चीज़ डिस्क्लोज करनी है। कुछ भी आप इंश्योरेंस करा रहे हैं उससे रिलेटेड आपको हर चीज़ वहाँ पे डिस्क्लोज करनी है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस टेकन फॉर। अब लाइफ इंश्योरेंस क्यों लिया जाता है? केवल रिस्क के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, नाइदर रिस्क नॉर इन्वेस्टमेंट, या फिर बोथ रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट? बताइए। देखिए जी, हाँ, सब हम जानते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस जो है वो पर्सन अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के साथ साथ अपने इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी लेता है, क्योंकि इस पर टैक्स रिबेट मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन विच टाइप ऑफ इंश्योरेंस द इंश्योरेबल इंटरेस्ट शुड एग्जिस्ट ओनली एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी? यानी कि ऐसा कौन सा इंश्योरेंस है जिसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो हम पॉलिसी लेते हैं उस समय एग्जिस्ट होता है? लाइफ इंश्योरेंस में, फायर में, मरीन में, या फिर ऑल ऑफ द अबव? देखिए, यहाँ पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट की बात करें तो इसका मतलब ये है कि वो जो भी हम काम करा रहे हैं वो उस चीज़ में निहित होना चाहिए, यानी कि उसका जो प्रॉफिट है वो अदर पर्सन को मिले। तो ये सिर्फ लाइफ में इंश्योरेंस में ही होगा। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होगा, जब हम लाइफ इंश्योरेंस कराएंगे तो वो व्यक्ति उस समय एग्जिस्ट होगा और बाद में उसका जो भी अमाउंट है वो किसको मिलेगा? उसके फैमिली मेंबर को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टा वायरस। अल्टा वायरस का जो हमारा प्रिंसिपल है वो क्या कवर करता है? डायरेक्टर्स की पावर के बियॉन्ड जाके केवल, या फिर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताए गए हैं उससे बियॉन्ड जाके, या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव की पावर से बियॉन्ड जाके, या फिर जो भी डिवेंचर होल्डर्स हैं उनकी पावर और क्रेडिटर्स की पावर के बियॉन्ड जाके? बताइए।
देखिए, इसका अल्टा वायरस का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप कोई भी काम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाहर जाके करेंगे तो वो आपका अल्टा वायरस कहलाता है, यानी कि वो सिद्धांत आपका कहलाएगा कि आपने आपके जो भी राइट थे उससे आपने परे यानी कि बियॉन्ड जाके काम किया। तो आपको हर काम क्या करना है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर रहकर करने हैं। नेक्स्ट है इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड पेमेंट ऑफ क्लेम इन। अब इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है वो प्रेजेंट होता है हमारा एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और पेमेंट के समय भी। वो कौन है, यानी कि जब आप पॉलिसी कराएंगे तब भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा और जब पेमेंट होगा तब भी। देखिए, यहाँ पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है वो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और पेमेंट दोनों में होना चाहिए। वो है हमारा फायर इंश्योरेंस, क्योंकि इसमें ये कहा जाता है कि पेमेंट के टाइम भी उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर वो पेमेंट के टाइम भी उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा कि यहाँ पे वो लोग मिसयूज़ करेंगे। वो लोग खुद आग लगा के कह सकते हैं कि हाँ, आग लग गई है तो अमाउंट उनको क्या है, क्लेम मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है, पेमेंट के टाइम भी उनका क्या होना चाहिए, इंश्योरेबल इंटरेस्ट उसके अंदर होना चाहिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है फायर इंश्योरेंस में क्या क्या कवर किया जाता है, सिर्फ रिस्क को, इन्वेस्टमेंट को, बोथ ए एंड बी, या फिर नाइदर ए और बी। देखिए, राइट आंसर हो जाएगा वो फायर इंश्योरेंस में दोनों कवर किए जाते हैं, यानी कि एलिमेंट ऑफ रिस्क एंड एलिमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब यहाँ पर ये है, जब भी फायर इंश्योरेंस के टाइम पर अगर कभी फायर लगती है और उसका पेमेंट किस बेसिस पे किया जाएगा, जो भी उन्होंने अब तक जितना रिस्क हुआ है यानी कि जितना उसका लॉस हुआ है प्लस जितना उसने उसका प्रीमियम यानी कि इन्वेस्टमेंट कर दिया है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल 30,000 रुपये का नुकसान हुआ है और उसने अभी तक बस 20,000 रुपये जमा किए हैं, तो उसको सिर्फ कितना रुपया मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपये। ठीक है, और अगर उसका लॉस हुआ है 20,000 का और उसने दे दिया है सिर्फ 30,000 रुपये, तो वहाँ पे 20,000, यानी कि लॉस और इन्वेस्टमेंट यानी कि जो भी उसने पे किया है उन दोनों में से जो भी कम होगा, कम पर उसका पेमेंट होगा। तो इसलिए दोनों ही चीज़ें इसमें कवर की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इन अ कॉन्सिक्वेंटल लॉस पॉलिसी विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस इज इंडैम्निफाइड, यानी कि आपको ये बताना है कि जो भी हमारे परिणामी हानि होती है उस नीति के अंतर्गत जो भी क्षतिपूर्ति की हानि है वो क्या कहलाएगी हमारी, लॉस ऑफ कॉर्पोरेट इमेज, लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू थेफ्ट ड्यूरिंग फायर, या फिर लॉस ड्यू टू डैमेज अराउंड द वेन्यू ऑफ फायर। बताइए। देखिए, अगर हम कॉन्सिक्वेंटल पॉलिसी की बात करें तो इसके अंतर्गत जो भी लॉस हमारा फायर के थ्रू होगा, यानी कि लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट ड्यू टू फायर, वो हमारा यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, इंडैम्निफाइड होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है इन मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस के अंदर जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो हमारा कब से शुरू होता है, बिगनिंग से, एंड से, बोथ एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। मरीन इंश्योरेंस की बात की जा रही है, जो समुद्री बीमा होता है। देखिए, इसमें दोनों समय होना चाहिए इंश्योरेंस, इसमें स्टार्टिंग में भी होना चाहिए उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट एंड लास्ट में भी। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ों को यहाँ इसके अंदर कवर किया गया है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है मरीन इंश्योरेंस के अंदर जो भी हमारा नेट प्रीमियम का जो परसेंटेज है वो कितना रिजर्व किया जाता है अनएक्सपेक्टेड रिस्क से।
देखिए यहाँ पर इसका जो परसेंटेज फिक्स किया गया है वो है 100%, यानी कि 100% पर यहाँ पर उसको जो प्रीमियम है अनएक्सपेक्टेड रिस्क पर वो 100% रखा गया है कंपनी के द्वारा। ठीक है, अब आपको बताना है इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस के अंतर्गत जो भी इंश्योरेबल एग्जिस्टेंस है उसकी एग्जिस्टेंस जरूरी है कब? जब पॉलिसी लें, जब लॉस हो, थ्रू आउट द पीरियड हो, या फिर जब पॉलिसी लें और लॉस, दोनों ही चीज़ें जरूरी है। बताइए। देखिए यहाँ पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट की बात की जा रही है, तो मरीन इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट हमारा तभी होता है जब हमारा लॉस इनकर्ड हो जाता है। ठीक है, जब नुकसान होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है एवरेज क्लॉज जो है मरीन इंश्योरेंस में, वो हमारा किससे रिलेटेड है? लॉस से, रिएम्बर्समेंट से, पेमेंट ऑफ क्लेम से, या फिर कॉम्पनसेशन से? क्या हो लगता है आपको? देखिए जो एवरेज क्लॉज की बात करें तो वो हमारा लॉस से होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, एक होता है कंप्लीट लॉस, एक होता है एवरेज लॉस। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी आपने क्षतिपूर्ति कुल मूल्य बीमित मूल्य के अनुपात में होगा, यानी कि कितना लॉस हुआ है और कितना आपने पार्ट इंश्योर्ड किया है, उसके बेसिस पर यहाँ पर आपका पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ए आपका। तो ये थे क्वेश्चंस इंश्योरेंस से रिलेटेड। होप यहाँ पे इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है सारा। फिर भी कोई डाउट है इंश्योरेंस में, आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।